हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना वो पुराना वाला टॉपिक दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था रिप्रोडक्शन में। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोगों ने कर लिए थे, डिफरेंसेस हमने कर लिए थे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में। टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, दैट इज़ फिशन को हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, फिशन दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। वो सब हमने कंप्लीट एकदम अच्छे से कर लिया था, एकदम से क्लियर वे में कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग का टॉपिक है दैट द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज बडिंग। तो बडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बडिंग के लिए अगर हम लोग बातें करें तो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग एनिमल में भी देख सकते हैं और प्लांट में भी देख सकते हैं। ओके, इन सब टॉपिक से आप लोग का जो क्वेश्चन बनता है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग सोचिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो सिंपल सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, इन सब के एग्जाम्पल्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो बडिंग के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बडिंग क्या प्लांट में होता है, क्या एनिमल में होता है, क्या यूनिसेलुलर में होता है, क्या मल्टीसेलुलर में होता है। पहले हम लोग इन टर्म्स को क्लियर करेंगे। ओके, और सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स। आपको मैंने पहले भी बताया था ये चीज़। ओके, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होंगे और इसमें जस्ट लाइक पेरेंट ही डॉटर सेल्स डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ओके, बडिंग में हमेशा मतलब बडिंग क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा यही होता है कि पेरेंट की ही तरह बेबीज बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक है, सेम टू सेम, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। ओके, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है अपने पुराने लेक्चर में। ओके, तो अगर मेरा पुराना लेक्चर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ओके, और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग करते हैं बडिंग। बडिंग के लिए हम लोग सबसे पहला जो टर्म्स करेंगे वो क्या करेंगे, पहले जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं। ओके, उससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा करने में। तो बडिंग कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्या वो प्लांट में होता है, क्या वो एनिमल्स में होता है, तो हम लोग सबसे पहले आंसर करें कि येस, ये प्लांट में भी होता है एज वेल एज ये एनिमल में भी होता है। ठीक है, तो प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो ये प्लांट में किस में होता है, ये प्लांट में होता है द ईस्ट में होता है। ओके, ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ फंगस। क्या है, ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस। क्या है, ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस। और ईस्ट के लिए हम लोग बहुत सारा टर्म्स पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ईस्ट बहुत सारे कामों में हेल्पफुल है, कॉमर्शियल पर्पसेस में हेल्पफुल है ईस्ट बहुत सारे कामों जैसे कि अल्कोहल इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, तो इसीलिए हम लोग ईस्ट को काफ़ी बार पढ़ते हैं, काफ़ी हेल्पफुल फंगस के रूप में हम लोग इसे पढ़ते हैं। ओके, ईस्ट में बडिंग होती है। ठीक है, ईस्ट में बडिंग होती है और साथ ही साथ ईस्ट एक प्लांट है। क्या है, ईस्ट एक प्लांट है। ईस्ट में आप लोग जानते हैं कि प्लांट है तो इसमें ये जो रेस्पिरेशन होता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, हम लोग क्या कहते हैं कि ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, ईस्ट में ही फर्मेंटेशन सबसे पहले हुआ था। क्लियर है, तो ये तो आप लोग ऑलरेडी पहले के चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। रेस्पिरेशन टॉपिक में मैंने इसे डिस्कस किया था अपने पुराने वीडियो में, आप लोग एक बार देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो को। ओके, तो प्लांट ईस्ट है, ईस्ट में भी बडिंग हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं द एनिमल। ओके, एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल में भी क्या ये हो रहा है, मतलब कि बडिंग होता है, तो यस होता है, एनिमल में भी बडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा, ओके, इन स्पॉन्जेस, इन सब में होता है। ओके, बडिंग होता है। तो बडिंग होने का कारण क्या है, पहले तो हम लोग को ये जानना होगा, क्योंकि ये सिंपल एनिमल्स हैं। क्या है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल एनिमल्स है, तो इनमें बडिंग होती है। बडिंग का खासियत क्या है पहले वो मैं आप लोगों को बता दूं। बडिंग दो तरह का होता है, एक इंडोजेनस और एक एक्सोजेनस। ठीक है, बडिंग दो तरह का होता है। थोड़ा सा मैं एडवांस बता रही हूँ आप लोगों को ताकि हर एक नॉलेज आप लोगों को अच्छे से मिले, क्लियरली मिले। ओके, एक बडिंग होता है द एंडोजेनस और एक बडिंग होता है दैट इज द एक्सोजेनस। तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा, एंडो मीन्स
अंदर का, ओके, अंदर में बड फॉर्म हुआ और वो डिटैच हो जाएगा। एक नाम है एक्सोजिनस यानी बाहर, एक्सो मीन्स बाहर में बड फॉर्म होगा, डिटैच हो जाएगा। आई बात समझ में? तो होता क्या है, एंडोजेनस का मीनिंग इनसाइड द बॉडी बड फॉर्मेशन, ठीक है, इनसाइड द बॉडी बड फॉर्मेशन। और एक्सोजिनस क्या है, आउटसाइड द बॉडी बड फॉर्मेशन। आई बात समझ में? आउटसाइड द बॉडी बड फॉर्मेशन, इस तरह से हम लोग इसे समझेंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हम लोग स्ट्रक्चरली समझेंगे कि एंडोजेनस और एक्सोजेनस क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बड क्या है। बड होता है एट द मैच्योरिटी ऑफ टाइम। बड के लिए भी मैं एक डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा दूं। बड एट द मैच्योरिटी ऑफ टाइम द ऑर्गेनिजम्स going to be release a bud, okay, going to be obtained a bud that detaches its body and forms a new organisms, okay। bud क्या है? bud is a structure, लिखिए, bud is a structure that produces by matured parent outside of the body or inside of the body, okay। clear है? bud is a structure that produces by matured parent outside of the body or inside of the body, okay। तो बडिंग क्या हो गया? बडिंग हो गया द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बर्ड कैन डिटैच एंड फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बर्ड्स आर डिटैचेस बाय पेरेंट बॉडी and forms a new organism। क्लियर है? नो डाउट। वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये आप लोगों को बताया है बात कि क्या है बर्ड एंड क्या है बडिंग, ओके। अब हम लोग इसे एंडोजेनस और एक्सोजेनस के रूप में बताते हैं, ओके। क्या है? सो देखिए, एंडोजेनस और एक्सोजेनस के रूप में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दैट इज, एक स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं द हाइड्रा का, ओके। हाइड्रा में होते हैं टेंटेकल्स, ओके। हाइड्रा में टेंटेकल्स होते हैं और हाइड्रा में क्या हो जाएगा, नेक्स्टली हाइड्रा में इस तरह से हमारा दिस इज अ हाइड्रा, इसमें एक बर्ड फॉर्म होगा, ओके। इस तरह से टेंटेकल्स इसके हैं। टेंटेकल्स क्या क्या काम करते हैं? इसे डिफेंस का काम करते हैं टेंटेकल्स, अटैचमेंट का काम करते हैं टेंटेकल्स, कई सारे काम करते हैं, ओके। तो ये है टेंटेकल्स, दिस इज अ प्रॉपर हाइड्रा, ओके, मैच्योर्ड हाइड्रा, ओके। ये क्या है? मैच्योर्ड हाइड्रा कहाँ चला गया? इसमें एक बर्ड फॉर्म हो गया, बर्ड के भी टेंटेकल्स निकल आएंगे, ओके। मैच्योर्ड हाइड्रा फॉर्म्स बर्ड, ओके। बर्ड बनाया इसने। कैसा बर्ड बनाया? एक्सोजेनस। कैसा बनाया? बाहरी बर्ड बनाया, एक्सोजेनस। अब क्या हो जाएगा? ये बर्ड डिटैच हो जाएगा और न्यू हाइड्रा। क्लियर हो गया बात हमारा? क्लियर हो गया? मैच्योर्ड हाइड्रा इसने क्या बनाया? एक्सोजेनस बर्ड बनाया, बर्ड डिटैच हो गया, न्यू हाइड्रा बन गया। क्लियर है? नो डाउट्स इसमें। अब हम लोग नेक्स्टली करेंगे द एंडोजेनस का, ओके। एंडोजेनस के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक हम लोग इस तरह से स्पॉन्ज बना लेते हैं, ओके। स्पॉन्ज में क्या हो जाएगा? ये है मैच्योर्ड स्पॉन्ज, ओके। क्या हो जाएगा स्पॉन्ज में? दिस इज अ स्पॉन्ज, सेल्यूलर ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है।
इसके अंदर एक इस तरह से बड बनेगा। आई बात समझ में? इस तरह से दिस इज बड। ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्ज से ये जो बड है ये डिटैच हो जाएगा। ओके, न्यू स्पॉन्ज क्या हो जाएगा, एंडोजेनस बड, एंडोजेनस बड। क्लियर है यहाँ तक? नो डाउट्स? ओके, यहाँ तक हमारा टॉपिक एकदम से क्लियर है। बडिंग दो तरह का, एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस। ओके, ईस्ट में भी एक्सोजेनस फॉर्मेशन होता है। ईस्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दिस इज अ ईस्ट। इस ईस्ट में हम लोग इस तरह से एक वैक्यूल भी बनाते हैं। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, ये ईस्ट आगे क्या करेगा, इसमें पहले न्यूक्लियर डिवाइड करेगा इस तरह से। जब इसका बड बनता है तो ऐसे करके आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा, इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, फिर ये क्या करेगा, ये अलग अलग ईस्ट के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये कैसा हो गया, एक्सोजेनस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा होल बडिंग टॉपिक मैंने इसमें एक मतलब स्लाइड में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करते हैं द स्पोर फॉर्मेशन। देखिए, इस तरह से हम लोग जब स्ट्रक्चरली समझते हैं किसी बात को तो वो हमारे माइंड में टोटली बैठ जाता है। ओके, बाद में हम लोग अगर लर्न ना भी करें, हम लोग नहीं भी पढ़ पाए किसी कारणवश, तो हम लोगों के दिमाग में ये स्ट्रक्चर्स तो कम से कम रहेंगे कि क्या होता है बडिंग। ओके, तो इसलिए मैं बाय स्ट्रक्चरली आप लोग को हर एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और रही बात नोट्स की, तो आंसर्स भी मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग को लर्न करने में भी दिक्कत ना हो और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरह अगर आप लोग को सच में पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। ओके, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। स्पोर फॉर्मेशन जनरली किस में होता है, अब आप ही लोग सोचिए। स्पोर फॉर्मेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्पोर्स क्या एनिमल्स में बनेंगे? नो, एनिमल्स में तो बन नहीं सकते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स एक्चुअली में एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है प्लांट का ही, समझिए कि प्लांट का ही। और जनरली प्लांट क्या हम लोग फंगस बोलेंगे, किस में बनते हैं, फंगस में बनते हैं। ओके, तो मेनली करके ये बनते हैं फंगस में, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर्स हैं क्या? स्पोर्स हैं यूनिसेलुलर यूनिट्स। ओके, स्पोर्स क्या है, एसेक्सुअल यूनिसेल्युलर यूनिट्स। ओके, एसेक्सुअल यूनिसेलुलर यूनिट्स हैं स्पोर्स। ओके, स्पोर्स क्या होते हैं, ये एक तरह से इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। किस स्टेज में होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। कब तक, जब तक इन्हें सही एडेप्टिव कंडीशन ना मिल जाए। ठीक है, ये कौन से कंडीशन में होते हैं, एट इनएक्टिव स्टेज। कब तक, टिल दे नीड till they have moist and warm conditions. Till they do not have, okay, till they do not have moist and warm conditions. कब तक ये इनएक्टिव रहते हैं, एट इनएक्टिव स्टेज टिल दे डू नॉट हैव मोइस्ट एंड वार्म कंडीशंस। जब तक उन्हें मोइस्ट एंड वार्म कंडीशंस नहीं मिलेगा तब तक वो इनएक्टिव रहेंगे, और जब उसे कंडीशन मिल जाएगा तब वो तुरंत ही रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में, वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देंगे, और रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट करना मतलब नए नए फंगस बनाना। ठीक है, नए नए फंगस बनाना। तो क्या होता है ये देखिए, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज स्पोरो, क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, दैट इज कॉल्ड स्पोर केस। ओके, क्या कहते हैं इसे, स्पोर केस कहते हैं। और स्पोर केस का अदर नेम है स्पोरेंजियम। ओके, इसका अदर नेम है स्पोरेंजियम।
जी हाँ, ओके। ये मान लीजिए कि एक फंगस है, ये और भी है, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक फंगस है, इसमें क्या है, स्पोरेंजियम है, जिसमें क्या है, कई सारे स्पोर्स हैं। क्या है, स्पोर्स, ओके, स्पोर्स हैं। और ये स्पोर्स इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। ये स्पोर्स इनएक्टिव स्टेज में है। जब इन्हें एक्टिव समय मिलेगा, जब इन्हें लगेगा कि हमारे लायक कंडीशन आसपास है, तब ये क्या करेगा, ये तुरंत बर्स्ट हो जाएगा। क्या करेगा, ये जो हमारा स्पोरेंजियम है ये इस तरह से बर्स्ट हो जाएगा और ये सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पे, स्पोर केस बर्स्ट, ओके, फट जाएगा स्पोर केस और स्पोर सेल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जब वो फैल गए तो उसे अब जगह चाहिए। क्या चाहिए, जगह चाहिए जहां वो ग्रो करेगा, ओके। अब वो वैसा सामान ढूंढने लगेगा कि कहाँ पे उसे ग्रो करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने घरों में अचार में फंगस लग जाना, अचार के ऊपर वाइट कलर हो जाता है, बन जाता है अचार के ऊपर। तो वो कैसे होता है, वो फंगस है, वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बना, ठीक है। क्यों बना, अचार को आपने एयर टाइट तो रखा था, बट उसमें आपने थोड़ा सा ह्यूमिडिटी मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर डाल दिया, गीले हाथों से उसे आपने निकाल लिया। तो क्या दिक्कत हुआ, गीले हाथों से ही तो निकाला, और क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या हुआ दिक्कत, वो सही कंडीशन में था अचार, बट हमने जब उसे गीले हाथों से छुआ तो वहाँ पे स्पोर मौजूद था, ठीक है। स्पोर्स मौजूद थे हमारे एटमॉस्फेयर में, वो स्पोर्स उनको एंट्री मिल गई, स्पोर्स अंदर तो चले गए, ओके, और साथ ही साथ हमने गीले हाथों से छू लिया अचार को। तो अचार क्या हुआ, स्पोर से उसमें स्पोर्स ने क्या किया, जनरेशन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे मोइस्ट कंडीशन मिल गया, ओके। भले ही हमने उसे एयर टाइट कर दिया, गीले हाथों से छूने के बाद एयर टाइट कर दिया, बट वहाँ स्पोर्स ढुक करके मतलब उसके अंदर जा करके स्पोर्स मोइस्ट कंडीशन को पा करके वो डेवलप करना स्टार्ट हो गए, जिसके कारण जब बाद में हम लोग अचार को खोलेंगे तो क्या दिखेगा, हमें दिखेगा उसके ऊपर वाइट कलर, ओके, वाइट एक पट्टी दिखेगा जो कि देखने में ही बहुत गंदा दिखता है, ओके। तो अचार हमारा खराब हो चुका है। तो ये तो रहा पिकल्स के बारे में नॉर्मल सा एग्जाम्पल। अब इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल ब्रेड को लेके हम लोग कर सकते हैं, रोटी वगैरह हम लोग रख देते हैं, भूल जाते हैं, खाने का कुछ सामान हम लोगों ने खुला छोड़ दिया, भूल गए हम लोग, या कुछ टमाटर प्याज वगैरह आप लोगों ने काट करके घर में छोड़ दिया और याद नहीं रहा कहाँ रखा है, या मतलब कहीं चूहे वगैरह उसे लेकर चले गए। कई बार आप लोगों ने ये सब चीज़ देखा होगा, वो ब्लैकिश हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, फंगस का कलर कैसा होता है, कलर को लेकर अगर हम लोग बोलें तो फंगस इवन वो ग्रीनिश कलर का भी हो सकता है। कैसे कलर्स के हो सकते हैं, ग्रीनिश, ये ब्लैकिश भी हो सकते हैं और ये वाइटिश भी हो सकते हैं, ओके। कई तरह के कलर्स में ये हो सकते हैं फंगस, ठीक है। तो फंगस लगना तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कोई डाउटफुल टर्म होगा नहीं, ओके। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द स्पोर्स। क्या है, स्पोर्स बनेगा तभी तो वो जर्मिनेट होगा, आई बात समझ में। तो स्पोर्स थे, स्पोर्स बने हुए थे, स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन, लिखिए इसका डेफिनेशन अगर हम लोग कहें यूनिसेलुलर में होगा या मल्टी सेलुलर में होगा, सबसे पहले ये आंसर, यूनिसेलुलर्स में होगा या मल्टी सेलुलर्स में होगा, तो इसका आंसर है हमारा ये जनरली मल्टी सेलुलर्स में होते हैं। कैसे में होते हैं, ये जनरली मल्टी सेलुलर्स में होते हैं, मल्टी सेल्यूलर्स। अब आप लोग कहेंगे मैम आपने तो कहा था अभी कि स्पोर्स यूनिसेलुलर्स हैं, तो बात ये है कि वो यूनिसेलुलर्स है ना, उनका पेरेंट तो यूनिसेलुलर नहीं है ना, पेरेंट तो मल्टी सेलुलर्स है, आई बात समझ में, पेरेंट मल्टी सेलुलर है, ओके। तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि स्पोर फॉर्मेशन मल्टी सेलुलर्स में होता है, सीधी सी बात, ठीक है। और रही बात प्लांट और एनिमल की, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर्स। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which
in which parent body reproduces by forming spores. ठीक है, parent body reproduces by forming spores that need moist and warm conditions to germinate and forms new offspring. तो क्लियर है यहाँ तक आपका स्पोर फॉर्मेशन. ओके, तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स दैट नीड मोइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू जर्मिनेट एंड फॉर्म्स न्यू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे स्पोर फॉर्मेशन. अब स्पोर फॉर्मेशन का जो मेन टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर बताना चाहूँगी. इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो है बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसे आप लोग मार्क ज़रूर कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट वन टॉपिक है. तो इसका जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, देखिए स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगस में. ओके, फंगस हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होता है. आपको ये भी चीज़ लर्न करना है. ठीक है, तो हेल्पफुल फंगस हो या हार्मफुल फंगस हो, जनरेट तो स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है. ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे और साथ ही साथ उसे हेल्पफुल और हार्मफुल भी मेंशन करेंगे. ओके, तो एग्जांपल्स में हमारा सबसे पहला आएगा राइजोपस. ओके, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज ब्रेड माउल्ड, जो कि हमारे ब्रेड में, ओके, पाव रोटी होता है ना, गीला ब्रेड, उसमें लग जाता है ग्रीनिश कलर. ओके, हमारे एनसीईआरटी में शायद स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा. तो ब्रेड माउल्ड क्या है आप ही लोग बोले हार्मफुल है कि हेल्पफुल है. ब्रेड को उसने खराब कर दिया तो ये तो हार्मफुल हुआ ना हमारे लिए. तो राइजोपस साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेड माउल्ड है. ओके, ये हमारे लिए हार्मफुल फंगस हुआ. ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरा टर्म करेंगे जिसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, वही वाला आंसर तो हम लोग कर रहे हैं ना. तो दूसरा एग्जांपल हमारा दैट इज पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम इज अ फंगस दैट हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन. ओके, क्या है, पेनिसिलियम ही वो फंगस है, ये हमारे लिए हेल्पफुल फंगस है. कैसा फंगस है, हेल्पफुल. हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जनरेट किया गया था. क्या जनरेट किया गया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन was extracted. Okay, first antibiotic called penicillin was extracted. पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए. और इसको किसने किया था एक्सट्रैक्ट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कि कब किया था, 1928 में किया था. ओके, ये क्वेश्चन हम लोग के क्लास 8 में भी पूछा जाता है, 9 में भी, 10 में भी, हर क्लासेस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो मैंने ज़रूर से ज़रूर आपको बताया है कि स्पोर फॉर्मेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि फंगस होते हैं. फंगस भी हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं. ठीक है, अच्छा, फंगस में आप लोगों को और भी, आप लोग मशरूम खाते होंगे, मशरूम भी फंगस है. ठीक है, तो मशरूम क्या हो गया हमारे लिए, क्या वो हार्मफुल हुआ, नहीं, वो हमारे लिए हेल्पफुल हुआ. ओके, तो फंगस हमारे लिए हेल्पफुल होता है, कुछ एक केसेस में ही हार्मफुल है फंगस हमारे लिए. ओके, और हाँ, हार्मफुल भी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हार्मफुल नहीं है. फंगस हमारे लिए हार्मफुल भी है, बीमारियां कॉजेस करता है. ओके, हमारे लिए हमें स्किन डिजीजेस ज़्यादातर फंगस से ही मिलते हैं. ओके, तो फंगस हमारे लिए हार्मफुल भी है. तो इस तरह से हम लोग स्पोर फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं. हमारा बडिंग भी कंप्लीट हो चुका है, स्पोर फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका. और आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगे. मैं इसी तरह से आप लोगों को डिटेल्स देती रहूँगी, क्लियर टॉपिक्स आपका बनाती रहूँगी. ओके, थैंक यू.